नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूँ। एक शेर है, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं आता। इस शेर की मुराद उन लोगों से है जो लोग ज़िंदगी के मायने लगातार तलाशते रहते हैं और ज़िंदगी उनके पीछे लगातार भागती रहती है। ये लोग न चैन पाते हैं, न ज़िंदगी सुकून से रहती है। हर वक्त कुछ नया, कुछ नया, कुछ नया। और ऐसे लोगों की तादाद हमारे आपके आसपास बहुत कम होती है। आज मैं शख्स सामने बैठा हूँ, वो कुछ ऐसे ही हैं। कार्तिकेय शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। देश का बहुत बड़ा न्यूज़ नेटवर्क आपने खड़ा किया। प्रो रेसलिंग लीग स्पोर्ट्स में भी आपने अलग वेंचर्स खड़ा किए। रमे थे, रचे थे, लगे थे। आपको लंबे से जानता हूँ। दूर दूर तक राजनीति से आपका रिश्ता नाता नहीं था। आप कहते कि राजनीति को मैं सिलसिले लेता ज़रूर हूँ, लेकिन राजनीति मेरा इंटरेस्ट नहीं है। पारिवारिक पृष्ठभूमि ज़रूर राजनीति की, लेकिन एक दिन अचानक पता चलता है कि आप तो राजनीति में आ गए। ये अचानक कैसे हो गया? आपने एक पंक्ति बोली इस शुरुआत में कि मायने क्या है। ज़िंदगी के हर पड़ाव पे मायने बदलते हैं, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो युवावस्था हो या वृद्धावस्था हो। जैसे जैसे हम इवॉल्व होते हैं, जैसे जैसे हम बदलते हैं, तो हमारी सोच भी बदलती है, हमारी प्राथमिकताएं भी बदलती हैं, हमारा व्यवहार भी बदलता है। और मूलतः कारण तो यही था कि मैंने 18 साल काम किया मीडिया के अंदर, जो मेरा मैं कह सकता हूँ कि मेरा एक वेंचर था, जो मैंने शुरुआत से उसको आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक स्टेज आई कि जब मुझे भी वापस देना चाहिए कुछ समाज को। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, यूं ही ज़मीं पे बैठ के क्या आसमान देखता है। आप क्या कर सकते हैं अपने समाज के लिए, आपने क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए, क्योंकि आपको भगवान की कृपा है कि आपको सक्षम बनाया है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। आप राज्यसभा के सांसद हैं और भी इंडिपेंडेंट हैं। आप हरियाणा के भीतर, चूँकि हरियाणा से आप आए हैं चुन करके, इस तरीके से भागते दौड़ते रहते हैं, लोगों के बीच रहते हैं कि मैंने किसी लोकसभा सांसद को भी नहीं देखा है। आप राजनीति में रच बस गए हैं या रास आ गई है? दोनों हैं भी और नहीं भी। जो काम करता हूँ अच्छे से करने की चेष्टा करता हूँ। अगर इससे पहले कोई और ज़िम्मेदारी थी तो उसको अच्छे से करने की चेष्टा की। अब ये कर रहे हैं तो ये करने की ज़िम्मेदारी अच्छे से कोशिश कर रहे हैं कि निभाएं। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप किन कारणों से आए हैं और क्या करने आए हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है और आप क्यों आए हैं। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूँ कि मेरा सार्वजनिक जीवन में आना या राजनीति में आना लोगों के सरकार से है। अगर लोगों की ज़िंदगी में जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि गरीब तबका है, अगर आप कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं, कुछ उनके लिए नहीं कर सकते हैं, तो फिर राजनीति में आना व्यर्थ है। फिर तो आप अपने घर पे बैठे अच्छे ही थे। तो मैं मानता हूँ कि आपको प्रयासरत रहना चाहिए, आप मेहनत करते रहिए, आप अपने लक्ष्य पे कभी ना कभी पहुँचेंगे। चाहे आप इंडिपेंडेंट हों, चाहे सिर्फ सांसद हों, नियत से काम करेंगे, शिद्दत से, तो आपको रास्ता और सफलता ज़रूर मिलेगी। आप दो बातें अभी कह रहे हैं कि नीयत आपकी अगर दुरुस्त है तो आप बदलाव ला सकते हैं। एक सरकार अभी है देश में, क्योंकि नरेंद्र मोदी यह कहते रहते हैं कि हमने 10 साल में देश में बहुत बदलाव ला। मेरी नीयत भी अच्छी है। चुनाव चल रहे हैं, वो 400 पार का नारा दे रहे हैं आज की तारीख में। 400 पार, और ये भी कहते हैं कि तीसरी बार आप हमको जनादेश दीजिए। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी को ही क्यों जनादेश देश दे? पहली बात तो मैं उच्च सदन का मेंबर हूँ और उच्च सदन में जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की थी कि अब की बार 400 पार होगा। तो ये कहना सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं है, अपने नेता प्रतिपक्ष का भी है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि 400 पार एक आंकड़ा नहीं है, आस्था है। लोगों की, इस देश के लोगों की आस्था है नरेंद्र मोदी के अंदर और नरेंद्र मोदी की गारंटी के अंदर। ये कैंपेन नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया मोदी की गारंटी से। मोदी की गारंटी क्या है? वो लोगों का विश्वास है। वो जो 10 साल उन्होंने काम किया है, जो कहा था वो किया है, उसकी गारंटी है। अगर कोई नेता अपने नाम से गारंटी देकर बोले, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा रिस्क है अगर लोगों का विश्वास उस पर नहीं है तो ये विश्वास है
जो कि गारंटी देने पे भी मजबूर करता है और लोग उस गारंटी को मानते भी हैं, क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष तौर पे देखा है कि पिछले 10 साल में किस तरीके का परिवर्तन देश के अंदर आया है, किस तरीके की नीतियाँ आई हैं, किस तरीके की डेवलपमेंट के काम हुए हैं और कहाँ आज भारत को क्या संज्ञा विश्व में मिली है। आज हम 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है और अगर सब सही रहा प्रभु की दया से तो हम बहुत ही जल्द तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं अपना सवाल पलट के आपके सामने रखता हूँ, विपक्ष सत्ता में क्यों नहीं? देखिए, विपक्ष सत्ता में इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों ने विपक्ष को सत्ता में बहुत लंबे समय से अरसे से समय दिया है, मौका दिया है और वे जो भी बातें बोलते हैं वो करने का भी मौका दिया है। और कहते ना प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, तो सब कुछ तो उनके सामने है कि वो 50-55 साल के कार्यकाल के अंदर विपक्ष ने क्या दिया है देश को। आज वो कहते हैं गरीबी हटाने की बात करते हैं या और अन्य बातें करते हैं, जनगणना की और अन्य विषयों की, तो उनको किसने रोका था ये करने से जब उनका कार्यकाल था। अब आपके पास सत्ता नहीं है तो आप ऐसी बातें करिए, जब आप सत्ता में थे तब आपने नहीं की। मैं मानता हूँ देश की जनता बहुत समझदार है, वो सब समझती है कि कौन क्या क्यों कह रहा है और किस लिए कह रहा है। ये ठीक है कि नरेंद्र मोदी का दावा है 400 पार, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि 180 के आगे नहीं जा सकते। इस बार नैया डूबी हुई है। देखिए, मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी का अहंकार है जो ये बात कहते हैं और नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास है जो वो अपनी बात कहते हैं। अहंकार और आत्मविश्वास एक तरीके से समझिए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकार अब कुछ कहता है, आत्मविश्वास कुछ कहता है। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ, अहंकार कहता है कि मैं ही अच्छा हूँ। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हार नहीं सकता, अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ, अहंकार कहता है कि मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। दोनों कहते हैं, दोनों ही करते भी हैं, लेकिन फ़र्क इतना है कि आत्मविश्वास का रास्ता सफलता पे जाता है और अहंकार का रास्ता विनाश पे ले जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं, आप देख ही रहे हैं। अच्छा दर्शन है। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि ये हमारे कारण हुआ है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इस बात को अपने हिस्से में खींचती है और विपक्ष कहता है कि राजनीति हो रही है। राजनीति राम के नाम पर या राम मंदिर पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं मानता हूँ, मेरे को सौभाग्य मिला भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की देखने का। मैं गया था, एक अलौकिक दृश्य था। मुझे याद है मैं 10-12 साल का रहा हूँगा जब से मुझे इस विषय के बारे में जानकारी है और मुझे नहीं लगता था कि कभी ये दिन देखने को मिलेगा कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा। लेकिन ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर, कि भगवान राम आस्था का विषय तो हैं, लेकिन सिर्फ आस्था का नहीं, ये प्रथा का और संस्कृति का विषय भी है। मैं एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा। जब मैं राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्पेशल सेशन के अंदर, तो ऑपोजिशन वाले कुछ बोले कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में लगभग 5-6 बारी राम मंदिर का वर्णन किया। तो मैं खड़ा हुआ इस बात पर, मैंने आपत्ति जताई। मैंने कहा मैं हरियाणा का हूँ, हरियाणा से आता हूँ और हमारे यहाँ हरियाणा में एक प्रथा है, जब आप किसी को मिलते हैं तो उनका अभिवादन राम राम करके करते हैं। ये राम राम सिर्फ हिंदू नहीं करते, मुस्लिम नहीं करते, सर्व जाति, सर्व समाज, सर्व धर्म करते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रथा है, ये सिर्फ आस्था नहीं है। इसी तरीके से भगवान राम हमारे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक न्याय का प्रतीक है। राम एक सिर्फ आस्था का नहीं, संस्कृति का भी प्रतीक है। आपने इतिहास पढ़ा है, मैंने इतिहास पढ़ा है। इतिहास में जगह जगह पे वर्णन मिलता है कि भाई ने भाई को मारा, बेटे ने बाप को मारा। क्या कहीं और ऐसा वर्णन मिलता है जहाँ पर एक बेटे ने अपने बाप के वचन की वजह से राजपाट छोड़ दिया? क्या ऐसे कहीं और आपको सुनने को मिलता है कि जिसको राजपाट दिया उसने वह गद्दी पे खड़ाऊ रख के राज नहीं किया, बल्कि अपने भाई का इंतज़ार किया? क्या ये उदाहरण देश के लिए या देश की जनता के लिए या देश को किस तरीके से चलाना चाहिए, क्या यह उचित नहीं है? तो जब हम ये बात करते हैं तो हम 140 करोड़ लोगों की आस्था पे तो चोट पहुंचाते ही हैं, उनकी संस्कृति और प्रथा पे भी चोट पहुंचाने का काम करते हैं।